मिली ये चाहत से आज यह टूट चुका है। कारण इसका तलाक। जब इन दोनों पति पत्नी के राह अलग हो गए, उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कहानी है, उसकी असफलता है, उसका पर्सनल ट्रबल है। लेकिन घर से बाहर निकलने पर उसके विचार बदल गए। बाकी परिवारों में इतने झगड़े होते देख उसे महसूस हुआ कि अब यह पब्लिक इश्यू बन चुकी है। इसी को समझाने के लिए 1959 में द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई, जिसका एक्सट्रैक्ट द प्रॉमिस आज हम पढ़ेंगे। मिल्स बताते हैं कि कैसे लोग आजकल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ्स में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। उनकी थिंकिंग उनके प्राइवेट ऑर्बिट्स जैसे कि फैमिली, जॉब और नेबरहुड सीन्स तक लिमिटेड रहती है। वो कंफ्यूज्ड और डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, पर वो इसके पीछे का रियल कॉज नहीं जान पाते। मिल्स बताते हैं कि इसकी वजह ये है कि अक्सर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सोसाइटल हिस्ट्री और चेंजेस के साथ कनेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। हम माइक्रो को मैक्रो वर्ल्ड के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते। ना ही एक इंसान की ज़िंदगी और ना ही किसी सोसाइटी की हिस्ट्री एक दूसरे को समझे बिना पढ़ी जा सकती है। सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच के इसी गैप को ब्रिज करने के लिए मिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को। तो अब बात करते हैं कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है क्या। ये एक तरह की क्वालिटी ऑफ माइंड है जो हेल्प करती है मैन इन द सोसाइटी, बायोग्राफी इन द हिस्ट्री, सेल्फ एंड द वर्ल्ड के बीच के रिलेशनशिप को समझने में। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लार्जर सोशल और हिस्टोरिकल फोर्सेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, मॉडर्न सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड वॉट नॉट। और इन्हीं लार्ज स्केल चैलेंजेस के चलते ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ इफेक्ट हुई। मिल्स कहते हैं कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पोजेस करने के बाद ही आप एक क्लासिक सोशल एनालिस्ट बन सकते हैं। एक क्लासिक सोशल एनालिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी सोशल इशू को ऊपर ऊपर से नहीं देखता, बल्कि वो बात की गहराई में जाते हैं, वो उसे डीपली एनालाइज करते हैं। थिंकर्स जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दरखेम, कार्ल मार्क्स, थॉर्स्टीन वेबलन, मैक्स वेबर, इन सब में ही सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की क्वालिटी रही है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, जिसका मतलब है कि आप सेल्फ और सोसाइटी को लेकर ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। इसके अलावा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन आपको एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग देता है। आप सोसाइटी को एक नए नज़रिए से देखते हैं, आपकी सोच में चेंज आता है, आपकी थिंकिंग में चेंज आता है। रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़ होती है, जिसको हम ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ की रेलेवेंस को चेक करते हैं कि क्या वो आज भी रेलेवेंट है, और अगर वो रेलेवेंट होती है तो उसे अडाप्ट किया जाता है, अदरवाइज उसे डिस्कार्ड किया जाता है या ऑल्टर कर दिया जाता है। Now we will talk about the difference between personal troubles and public issues. पर्सनल ट्रबल्स वो प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंडिविजुअल अपने इमीडिएट सोशल सेटिंग्स में एक्सपीरियंस करते हैं, अपने प्राइवेट स्फेयर्स में एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल का करेक्टर इन्वॉल्व होता है और ब्लेम भी इंडिविजुअल पे ही किया जाता है। वहीं पब्लिक इश्यूज़ लार्जर सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोशल स्ट्रक्चर से और सोसाइटी की फंक्शनिंग से अराइज होती हैं। ये बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली अफेक्ट करती हैं और इसके लिए एक सोशल और इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन ही रिक्वायर्ड होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक इंसान का डिवोर्स हो रहा है तो ये उसका पर्सनल ट्रबल है। वहीं अगर किसी स्टेट में डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं तो ये एक पब्लिक इशू हो सकता है जो उस स्टेट के जेंडर रूल्स या फैमिली स्ट्रक्चर से लिंक हो सकता है। अगर एक इंसान अनएम्प्लॉयड है तो ये उसका पर्सनल ट्रबल है। वहीं अगर 50 मिलियन की पॉपुलेशन में से 15 मिलियन अनएम्प्लॉयड है तो ये एक पब्लिक इशू है। नाउ विल हैव अ लुक एट दिस टेबल। पर्सनल ट्रबल्स का फोकस पर्सनल नीड्स, प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ पे रहता है। वहीं पब्लिक इश्यूज़ इंडिविजुअल के बाहर सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करते हैं। पर्सनल ट्रबल्स इंडिविजुअल शॉर्ट कमिंग्स की वजह से होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन, बैड एटीट्यूड, फ्लॉड कैरेक्टर एक्सेट्रा। वहीं पब्लिक इश्यूज़ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में फ्लॉज या ब्रेकडाउन का रिजल्ट होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब हम प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें। फॉर इंस्टेंस, हम लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डाउन साइजिंग करते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर देते हैं, ऑटोमेशन, हम मशीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हम मैनुअल लेबर को रिड्यूस कर सकें। आउटसोर्स करते हैं हम, वो काम जो सस्ते में बाहर से हो जाता है हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया इज़ अ वेल नोन IT हब, जहाँ पे थ्रू आउट द ग्लोब जो IT कंपनीज़ है वो अपना काम आउटसोर्स करती हैं और फिर हम ले ऑफ करते हैं, हम लोगों को काम से निकाल देते हैं। ठीक है, फिर पर्सनल ट्रबल्स में रेजोल्यूशन क्या होगा, हम इंडिविजुअल शॉर्ट कमिंग्स में चेंज लाएं। वहीं पब्लिक इशू में हमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंज लाना होगा। कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हम पर्सनल ट्रबल्स में अडॉप्ट कर सकते हैं वो है थेरेपी सीख करना, फ्रेंड्स बनाना,
और ज़्यादा कोशिश करना। वहीं पब्लिक इश्यूज़ में हम इंसेंटिव्स और न्यू लॉस के थ्रू चेंज ला सकते हैं। मिल्स कहते हैं कि ये जानने के लिए एक प्रॉब्लम पर्सनल ट्रबल है या पब्लिक इशू है, हमें लोगों की वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैल्यूज़ क्या है? हर वो चीज़ जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, वो सब वैल्यूज़ ही कंसीडर होती हैं। ये समझना कि वैल्यूज़ चेरिश्ड हैं, थ्रेटन्ड हैं, ये लोग अपनी वैल्यूज़ को लेकर अवेयर भी हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे मिल्स हमें 4 सिचुएशन देते हैं। पहली है वेलबींग, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपनी चेरिश्ड वैल्यूज़ को लेके अवेयर हैं, मतलब वो वैल्यूज़ चेरिश कर रहे हैं और वो कोई भी तरीके का थ्रेट नहीं फील करते अपनी वैल्यूज़ को लेके। इन सिंपल वर्ड्स, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो वैल्यू करता है एजुकेशन को, वो पढ़ाई में अच्छा है, अच्छे स्कूल में है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो एक वेलबींग की स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा है क्राइसिस। क्राइसिस में लोग अपनी वैल्यूज़ को चेरिश तो करते हैं, पर वो अपनी चेरिश्ड वैल्यू को थ्रेट फील करते हैं, यानी जो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो डेंजर में लगती है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा इंसान जो अपनी जॉब को वैल्यू करता है, उसकी कंपनी अचानक से ले ऑफ्स अनाउंस कर देती है कि हम जॉब से निकाल रहे हैं लोगों को, तो अब वो इंसान फेयर करेगा कि शायद वो अपनी जॉब खो दे, तो वो क्राइसिस एक्सपीरियंस करेगा। थर्ड है इंडिफरेंस, इसको हम एपैथी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान ना तो अपनी वैल्यूज़ को लेकर अवेयर होते हैं और ना ही वो किसी तरीके का थ्रेट फील करते हैं, यानी उन्हें किसी चीज़ के लिए टेंशन ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा इंसान जो वोटिंग या डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इनडिफरेंट है क्योंकि वो वैल्यू नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा वोटिंग की, ठीक है, और इसीलिए वो कोई थ्रेट नहीं फील करता अपनी वोटिंग राइट्स को लेके। फोर्थ है अनईजीनेस। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोग अपनी वैल्यूज़ को लेके अवेयर नहीं होते हैं, मतलब दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर वैल्यूज़, पर वो फिर भी एंग्शियस फील कर रहे हैं, वो फिर भी वरिड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत है, पर क्या गलत है वो उन्हें नहीं समझ आता। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में अक्सर बच्चों को पैनिक अटैक्स आते हैं और ऐसे में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि what is actually wrong with them. Maybe they are stressing about their career or their future. तो इस फीलिंग को हम अनईजीनेस कहते हैं। तो जितनी हमारी 4 सिचुएशंस है, वेल बीइंग, क्राइसिस, इंडिफरेंस, अनईजीनेस, ये हमें हेल्प करती हैं समझने के लिए लोगों की फीलिंग्स को और क्या वैल्यूज़ उनके साथ कनेक्टेड है उसको। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टेबल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मिल्स बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग अक्सर वैग अनईजीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली एंग्शियस फील करते हैं पर वो इसके पीछे का रीज़न नहीं बता पाते। वहीं सेम टाइम पे बहुत सारे लोग इंडिफरेंट और एपेथेटिक भी फील करते हैं टूवर्ड्स द वेरियस सोशल इश्यूज़। इन सिंपल वर्ड्स, दे स्टॉप केयरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स अराउंड देम, क्योंकि उनको लगता है या तो वो बहुत ज़्यादा पावरलेस हैं कि वो उस चीज़ के लिए एक्शन ले सके, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं बाकी चीज़ों से। मिल्स ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने अपनी प्राइवेट अनईजीनेस को अनएक्सप्रेस्ड रखा। उनको लगता था कि वो स्ट्रेस्ड हैं बट डिससेटिस्फाइड है, पर वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि उनकी फीलिंग कैसे लार्जर सोशल कंडीशंस के साथ कनेक्टेड है। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज सोशल प्रॉब्लम्स, वो पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज़ को साइकेट्री के टर्म्स में एक्सप्लेन करते थे, मतलब वो इन सोशल इश्यूज़ को मेंटल इलनेस के मेंटल प्रॉब्लम्स की तरह देखते थे इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज सोशल इश्यूज़। He also believed that पॉप कल्चर, कॉमिक बुक्स, मूवीज़, मास लेजर एक्टिविटीज़ ये मेजर अट्रैक्शन बन चुका था मॉडर्न सोसाइटीज़ में लोगों के लिए। एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, पर लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते थे कि वो बाकी के सोशल इश्यूज़ जैसे इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इनजस्टिस, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते थे। मिल्स यहाँ पे कुछ पॉसिबल डेंजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एलिनेटिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब काम इतना ज़्यादा रेपिटेटिव और मैकेनिकल हो गया था कि लोग खुद से और काम दोनों से डिसकनेक्टेड फील करते थे। टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन, मतलब कि जो जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर्स थी, वो प्रोपेगेंडा, मीडिया, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, लोगों के दिमाग को, लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते थे। इंटरनेशनल डिसऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, ग्लोबल टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक तरह की इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती थी सोसाइटीज़ में। ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन नेचर, लाइफ कंडीशंस एंड गोल्स, जो भी सोशल चेंजेस हो रहे थे, इतने रैपिडली हो रहे थे, इन्होंने लोगों की वैल्यूज़ को, रिलेशनशिप्स को और लाइफ गोल्स को ऑल्टर करा था। सीरेट मिल्स कहते हैं कि एक सोशल साइंटिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसी अनईजीनेस और इनडिफरेंस को समझना और इनके कॉजेज़ को एक्सप्लेन करना। मिल्स कहते हैं कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चरल लाइफ।
जिससे उनका मतलब है कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग जो लोगों को हेल्प करती है सोसाइटी और उनकी खुद की ज़िंदगी को और गहराई से जानने में। मिल्स ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री पे एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न एरा में फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस को ही मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ नॉलेज कंसिडर किया जाता था। लोग मानते थे कि साइंटिफिक मेथड और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस बिकेम द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ नॉलेज। हाउएवर 1950s के पास न्यू इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। हालांकि साइंस ने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाई, पर वो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़, मीनिंग्स, जस्टिस और मोरालिटी, इस तरह के क्वेश्चंस वो आंसर नहीं कर पाया। इनफैक्ट साइंस डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स के साथ एसोशिएट होने लग गया, जैसे कि साइंस के हेल्प से हम लोग पावरफुल वेपन्स को डेवलप कर पाए जो मास डिस्ट्रक्शन का कॉज बने। और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से साइंस ने ग्रेजुअली अपनी उस पोजीशन को लूज़ कर दिया जो वो कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चरल लाइफ से एसोसिएटेड था। एज अ रिजल्ट अटेंशन शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द ह्यूमनिस्टिक कल्चर, स्पेशली लिटरेचर। लिटरेचर ने ट्राई कर एक्सप्लोर करने का ह्यूमन इमोशंस, वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स और मीनिंग ऑफ द लाइफ को, जिसने हेल्प करा लोगों को उनकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को और बेहतर तरीके से समझने में। पर लिटरेचर के भी कुछ लिमिटेशंस थे। ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब तो कर रहा था, बट उन ह्यूमन प्रॉब्लम्स के पीछे के कॉज को नहीं बता पा रहा था कि वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं सोसाइटी में और उनको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो लोग चाहते थे कि फैक्ट्स आए, पर लोग चाहते थे कि उस फैक्ट्स के पीछे का मीनिंग भी उनको पता चले। तो लिटरेचर ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग को इमर्ज करने की। 19th सेंचुरी में सोशल साइंसेज इमर्ज हुए, जिनका एम था लॉज ऑफ सोसाइटी को डिस्कवर करना और इन सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करना, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है न्यू मॉडर्न इंटेलेक्चुअल अप्रोच की। इस बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि कैसे सोशलॉजिकल इमेजिनेशन का आइडिया इमर्ज होता है। मिल्स का कहना था कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन न्यू कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चरल लाइफ बना, क्योंकि ये फैक्ट्स और मीनिंग दोनों को कंबाइन करके देखता था। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को समझने में और कैसे वो वाइडर सोशल स्ट्रक्चर्स और हिस्टोरिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसे जानने में। तो प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको एक बिगर सोशल पिक्चर में फ्रेम करके देखना चाहिए। मिल्स ने ये भी बताया कि कैसे बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट खुद ही अनईजी फील कर रहे थे और एक आर्टिस्ट की तरह उन्हें भी ऐसा फील हो रहा था कि उनका डिसिप्लिन अपनी ओरिजिनल पर्पस को लूज़ कर रहा है। और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सोसाइटी अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स, ये सोशल साइंटिस्ट खुद ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके थे अपने नैरो रिसर्च मेथड्स पे और टेक्निकल डिटेल्स पे। तो मिल्स ने उन्हें रिमाइंड कराया कि सोशल साइंस का असली पर्पस है लोगों को इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को समझाना और नॉलेज को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना फॉर एवरीडे लाइफ। मिल्स का कहना था कि सोशोलॉजी को इम्पॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने पर फोकस करना चाहिए रेदर देन गेटिंग लॉस्ट इन स्मॉल और आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उस रिसर्च को जो सिर्फ माइनर टॉपिक्स पे फोकस करती थी और मेजर इश्यूज़ जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करती थी। मिल्स का मानना था कि इसी वजह से सोशोलॉजी में एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसे उन्होंने क्राइसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट का नाम दिया। इसका मतलब था कि सोशोलॉजिस्ट अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं और हर एक ग्रुप की अलग अलग अप्रोच हैं, वो इन चीज़ों को कंबाइन करके नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल, कुछ सोशोलॉजिस्ट सिर्फ स्मॉल स्केल सोशल सेटिंग्स या फिर एवरीडे एनवायरनमेंट्स को स्टडी करते थे, जिसे मिल्स कहते हैं मीलियक्स। बाकी फोकस करते थे लार्ज सोशल इंस्टीट्यूशंस पे या स्ट्रक्चर्स पे, जैसे इकोनॉमी, स्टेट, सोशल क्लासेस, मतलब साइज़ का डिफरेंस था। सिमिलरली बहुत सारे रिसर्चर्स कंपैरेटिव स्टडीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते थे, जबकि बाकी एंटायर सोसाइटीज़ और नेशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते थे। और तीसरा कंट्रास्ट है हमारा टाइम का। कुछ सोशोलॉजिस्ट सिर्फ प्रेजेंट डे इवेंट्स पे फोकस करते थे, जबकि बाकी सोसाइटी को लॉन्ग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से व्यू करते थे। मिल्स आर्ग्यू करते हैं कि ये सारी अप्रोचेस ऑपोजिट की तरह ट्रीट नहीं होनी चाहिए। इन रियलिटी ऑल ऑफ देम आर यूजफुल एंड शुड कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। एक अच्छा सोशोलॉजिस्ट वही होता है जो सोसाइटी और इंडिविजुअल को प्रेजेंट एंड पास्ट, लोकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट से, हर पर्सपेक्टिव से एक प्रॉब्लम को समझ सकें। इवन दो सोशोलॉजी फेस दीज प्रॉब्लम्स, मिल्स बिलीव दैट द सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन हैड नॉट डिसअपेयर्ड। वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा था, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा था। इट वॉज स्टिल एट द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सोशल साइंसेस।
हाउएवर उन्होंने ये ज़रूर फील किया था कि सोशोलॉजी अब 3 मेजर डायरेक्शंस में मूव हो रही है और हर एक डायरेक्शन की अपनी वीकनेस थी। तो आइए हम उन डायरेक्शंस या उन टेंडेंसीज़ को पढ़ते हैं। हमारी पहली टेंडेंसी है द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। ये अप्रोच हमें कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर जैसे सोशोलॉजिस्ट के वर्क में देखने को मिलती है। ये स्टडी करती है हिस्ट्री को बाय यूजिंग एविडेंसेस फ्रॉम पास्ट, और ये ट्राई करती है ऐसे रेगुलर पैटर्न्स और स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने का जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में रहे होंगे। हाउएवर मिल्स का ये मानना है कि ये अप्रोच तब डिस्टॉर्टेड हो जाती है जब ये एक ट्रांस हिस्टोरिकल स्ट्रेट जैकेट में टर्न हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, ये अप्रोच ऐसा कहती है कि हिस्ट्री हमेशा एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करेगी, और अगर वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करेगी तो इसका ये मतलब होगा कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस बहुत ही रिजिडली बना पाएंगे, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स और चेंज के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। द सेकेंड टेंडेंसी वॉज द सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैन एंड सोसाइटी। ये अप्रोच एक जर्नल थ्योरी बिल्ड करने का ट्राई करती है अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी। ये सोशल स्ट्रक्चर्स को एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक वे में परसीव करती है, ऑफन एज्यूमिंग कि सोसाइटी ओवर द टाइम सेम ही रहती है। मिल्स के अकॉर्डिंग इसकी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फॉर्मलिज्म बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सोशोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज में कि वो रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स के साथ टच में नहीं रहते, और उनके लिए रियलिटी से ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रियल लाइफ में उतनी रेलिवेंट नहीं रह पाती। द थर्ड टेंडेंसी वॉज एम्पेरिकल स्टडीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। इस अप्रोच ने फोकस करा डेटा कलेक्शन पर अबाउट द प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ थ्रू सर्वेज, क्वेश्चनर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मिल्स ने हालांकि एम्पेरिकल रिसर्च को इतना अपोज नहीं करा, पर उन्होंने इसकी कुछ डिस्टॉर्शन को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करा। उनका कहना था कि रिसर्चर्स अक्सर ह्यूज अमाउंट ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट करने में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि वो वैसे डाटा को नहीं कलेक्ट कर पाते हैं जो कि सोशल क्वेश्चंस के साथ एक्चुअल में रिलेटेड हो। मतलब हमारे पास वी हैव लाइक पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ यूजलेस डेटा जो हमारे पास बस है, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग रिसर्च मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और रिसर्च मेथड्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, पर उसके साथ जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एसोसिएटेड है वो वीक ही रह जाता है। इन अदर वर्ड्स, मेथडोलॉजी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन। मिल्स के अकॉर्डिंग ये सभी डिस्टॉर्शंस ने रियल पर्पस ऑफ सोशोलॉजी को वीक करा। सोशोलॉजी सिर्फ डाटा कलेक्शन, फैक्ट्स कलेक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को बिल्ड करने के लिए ही नहीं बनी है, ये बनी है रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। Therefore, Mills argued that sociologists must critically examine their own work and apply the principles of sociological imagination. Mills conclude करते हैं by saying that sociological imagination is not just another sociological concept. It's a quality of mind. It's a way of thinking that every individual needs in the modern society.